हाय दोस्त। हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये मेरा टॉप 10 सीरीज है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये जीके के क्वेश्चन होते हैं। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी, मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। और आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसको पढ़ के, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था? देखो, उस समय आया था विलियम हॉकिंस, ठीक है। देखो, बात क्या थी, जिस समय अकबर गद्दी पर था, ठीक है, यहाँ भारत में गद्दी पर बैठा था अकबर, ठीक है। तो अकबर से मिलने के लिए, अकबर है, अकबर से मिलने के लिए जेम्स प्रथम उस समय इंग्लैंड का राजदूत, मतलब इंग्लैंड का शासक था, ठीक है, जेम्स प्रथम। और इसने अकबर से मिलने के लिए विलियम हॉकिंस को भेजा, ठीक है। विलियम हॉकिंस को कहाँ भेजा? भारत में भेजा, अकबर से मिलने के लिए। अच्छा, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। अब जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम जब विलियम हॉकिंस तो निकला था अकबर से मिलने, लेकिन जब 1608 ईस्वी में वो भारत आया तो वह गद्दी पर किसको देखा? जहांगीर को, ठीक है। तो गद्दी पर जहांगीर बैठा हुआ था। तो आप देखो, मिलने किससे आया था? तो अकबर से, विलियम हॉकिंस। लेकिन पहुंचा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम। तो आप ये भी कह सकते हो कि सबसे पहले जो अंग्रेज आए किसके दरबार में आए? तो जहांगीर के दरबार में आए। और आपसे अगर ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासक था, कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय अकबर गद्दी पर, यहाँ पे मुगल शासक कौन था? अकबर। लेकिन पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया? तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, विलियम हॉकिंस के बाद फिर टॉमस रो आया था। टॉमस रो। तो टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। कहाँ? अजमेर में। तो अजमेर में मिला था। ये दूसरा शासक था जो जहांगीर के दरबार में आया। तो अगर आपसे पूछेगा विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके दरबार में आए? तो जहांगीर। सबसे पहले अंग्रेज किसके दरबार में आए? तो जहांगीर के। लेकिन अगर पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना है। चलो, कह रहा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन, ठीक है, 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई अधिवेशन था 1942, और 1942 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मुंबई अधिवेशन में इसका प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था, ठीक है। करो या मरो, कौन नारा लगाया था? गांधी जी ने। तो कब लगाया था आपसे पूछता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। कहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? तो बंबई से। तो बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। और इसे स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम लड़ाई कहा जाता है स्वतंत्रता की। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, कह रहा है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? देखो, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बादायूनी, ठीक है। अब्दुल कादिर बादायूनी। यह रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर, ठीक है। तो किसके शासनकाल में रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया? तो अकबर के शासनकाल में। किसने किया? अब्दुल कादिर बादानी। इसीलिए अब्दुल कादिर बादानी अकबर को बहुत कोसता था, क्योंकि उसे हिंदू देवी देवता का नाम लेना पड़ता था, ठीक है, देवी देवता। इसलिए अब्दुल कादिर बादानी अकबर को बहुत कोसता था, ठीक है। तो इसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, और जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया उसे रज्जनामा कहा गया। रज्जनामा, ठीक है। तो रज्जनामा कहा गया, फारसी में अनुवाद किया जो महाभारत का। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि उपनिषद उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। और दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता था, लघु अकबर। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि किसे लघु अकबर कहा जाता था, तो दारा शिकोह को। और फारसी में अनुवाद किया था उपनिषद का,
ठीक है। और मतलब किसके शासनकाल में किया था? शाहजहां। शाहजहां शाहजहां के शासनकाल में किया था। शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उपनिषद कितने हैं? 108। चलो, कह रहा निम्नलिखित में से किसने किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ जुड़ी है? तो देखो, अरुणा आशफ जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं। और अरुणा आशफ ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, अरुणा आशफ अली हुई और जयप्रकाश नारायण हुए। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया हुए। राम मनोहर लोहिया। तो ये सारे जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मतलब अंडरग्राउंड होके ये इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? देखो, चीनी लेखक भारत को इंतु कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? इंतु। ये आपको याद रखना है। और ये चीनी यात्री जो थे हुएनसांग। तो हुएनसांग थे, उसने अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की। तो हुएनसांग किसकी पुस्तक है? सी यू की। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग और ये सी यू की लिखा था। ठीक है, और आया था एक फहयान। ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। गुप्त वंश में था ये। ठीक है, और अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगी हुई है। तो अगर आपसे ये पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा दूसरे देश से लगी हुई है, तो चीन की सीमा 14 देशों से लगी हुई है। अगर बात करें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन, चाहे वह क्षेत्रफल हो चाहे वह जनसंख्या हो। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है चीन। चलो, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसमें? तीसरे मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये सोम देवता या सविता नामक देवता पर समर्पित है। सोम देवता या सविता नामक देवता पर समर्पित है। कौन? ऋग्वेद। ठीक है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा ये लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है अथर्ववेद ये अंतिम वेद है। ठीक है, अंतिम वेद है, जादू टोना से संबंधित है अथर्ववेद। अगर हम बात करें मनुस्मृति को किसने लिखा है, तो राजा मनु। ठीक है, और अगर हम बात करें भगवत गीता, तो देखो भगवत गीता को ये कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। ठीक है, किसको? अर्जुन को। ये आपको पता होगा। और जिस दिन सुनाया था वह था रविवार का दिन था। और ये जो जहाँ सुनाए थे वो था कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र आज भी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी और रविवार का दिन था, उसमें सुनाया हुआ था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा उत्तर भारत में चांदी का टंका। ठीक है, चांदी का सिक्का मतलब टंका। और देखो तांबे का जीतल। तो अगर ये पूछेगा आपसे कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ये पहला शासक था जिसने चांदी का टंका और तांबे की जीतल चलवाई। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। ठीक है, अपनी दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाई। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहले किसने दिल्ली को राजधानी बनाई, तो इल्तुतमिश। अच्छा, पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो लाहौर। पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाई। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गुलामों का गुलाम। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? एवक। और एवक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो एवक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए गोरी का गुलाम एवक और एवक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखना है आपको, कुतुब मीनार की निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको जारी किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो बनवाया किसने, पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। गुलाम चालीसा का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, 50 गुलामों का सरदार होता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार के बगल पास में ही, कुतुब मीनार के पास में ही अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा, इसको किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कुतुब मीनार के पास में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो ये पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। किरा फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जब पेपर को टफ बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। दारुल सफ़ा आपको याद कर लें, दारुल सफ़ा क्या है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित ये एक खैराती अस्पताल है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर सबसे पहले, ठीक है, जजिया कर लगाया किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। और देखो, जजिया और जकात दो कर होते थे। जकात, जजिया जो लगता था वो गैर मुसलमान पे, और जकात जो लगता था मुसलमान पे लगता था, और 1/40वां भाग होता था जकात। जैसे अपनी संपत्ति का आप 1/40 भाग दान करो, ठीक है, कर दो, तो वो जकात होता था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया। तो अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक आपको पता है ये फिरोजाबाद बसाया, और फिरोज शाह कोटला मैदान बचाया, तो ये सारी चीज़ें बसाया। लेकिन अगर आपसे ये बात करेगा कि जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया था, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय सिंध का शासक दाहिरा था, तो उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया। तो अगर आपसे ये पूछे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम। राइट। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो देखो, मौर्य काल में सीता जो होती थी उसे एक भूमि, राजकीय भूमि से आय प्राप्त, ये कहा जाता था सीता को। ठीक है, मौर्य काल में। और मौर्य काल की स्थापना आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसके सेनापति चाणक्य थे, ये भी आपको पता है, आसान है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का, और जिसकी हत्या पुष्प शुंग मित्र ने कर दी थी, और शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या, बृहद्रथ। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य काल को ही पहला मतलब साम्राज्य स्थापित करने वाला, मतलब आप कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य को पहला साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बताया गया। ठीक है, पहला मतलब सबसे पहले साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, ध्यान रखिएगा, बिंबुसार नहीं, बिंदुसार। और जो ये शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो शासन था, ये हर्यक वंश था। ठीक है, कौन सा वंश अगर पूछेगा आपसे, तो हर्यक वंश था। और इनका शासन जो होता था ये बिहार और कुछ यूपी के प्रांत को मिलाकर होता था। ठीक है, हर्यक वंश का शासन, हर्यक वंश के शासन में ही आते थे ये मौर्यकाल, और बिहार और यूपी के कुछ प्रांत को मिलाकर होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करें गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। देखो, अंतिम व्यक्ति था सुबक्ष, कुशीनगर में थे, कुशीनगर। ठीक है, महात्मा बुद्ध एक टाइम था जब कुशीनगर में थे, उनके अंतिम टाइम जब उनकी मृत्यु हुई, तो कुशीनगर की राजधानी मल्ल थी। मल्ल कुशीनगर की राजधानी क्या थी, मल्ल थी। और उस टाइम गौतम बुद्ध ने सुबक्ष को उपदेश दिया। ठीक है, और सुबक्ष को उपदेश दिया और कुशीनगर में, और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है ना कि वो उनका अंतिम उपदेश जो था वो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर राजधानी थी मल्ल की, और सुबक्ष को अंतिम, मतलब सुबक्ष एक व्यक्ति था, मतलब एक उनका शिष्य आपको कह सकते हो था, और उसको अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, और आपको बता दूं कुशीनगर ये बिहार से सटा हुआ, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, और बिहार से सटा हुआ है कुशीनगर। और जो अगर आपसे ये पूछे सबसे पहला, तो आपको पता है सबसे पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, और 5 ब्राह्मण को दिया था। ठीक है, तो कितने लोगों को दिया था, 5 लोगों को दिया था, और ये सबसे पहला उपदेश था। ठीक है, किसका, महात्मा बुद्ध का। लेकिन अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा किस कहाँ दिया, तो सबसे ज़्यादा दिया श्रावस्ती। और अगर आपसे ये पूछे श्रावस्ती किस नदी के किनारे है, तो श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और आनंद, देखो आनंद ये कौन थे? आनंद उनके प्रथम शिष्य थे, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित वायु प्रदूषक में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? देखो, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो सबसे पहले गाड़ी से निकलती है, सिगरेट से, ठीक है। गाड़ी सिगरेट इनके इनके धुएं से निकलती है गाड़ी सिगरेट, और ये क्या करती है? ये सीधा रक्त के साथ मिल जाती है, ठीक है। रक्त के साथ मिल जाती है और शरीर में मतलब हानि पहुंचाती है, और इससे व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है। और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ एक निकलता है लेड। तो जो ये लेड निकलता है, ये सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ही लेड निकलता है, लेड मतलब सीसा, और ये जो सीसा होता है ये सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एस्बेस्टॉस धूल, धूल से क्या होता है? हमारे फेफड़े, ठीक है, फेफड़े को हानि होता है इससे। और कैडमियम आपको पता है इटाई इटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।